दोस्तों आज हम ऐसे के जिस टॉपिक पर बात करेंगे ये सीएसएस के पास पेपर में आ चुका है। ये टॉपिक है व्हाट आर हर्डल्स इन आवर वे टू बिकम आ ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट। सबसे पहले आउटलाइंस में हम थीसिस स्टेटमेंट को देखेंगे, हर्डल्स क्या हैं, काजेस क्या हैं, फाइनली हम रेमेडीज़ और कंक्लूजन को देखेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 74 साल बाद भी एक सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सका। मलिहा लोधी जिसे अपनी बुक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस में एक फेल्ड स्टेट कहती है कि ये एक नेगोशिएटेड स्टेट है, ये एक सॉवरन स्टेट नहीं है, रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इसी तरह एनाटोल अपनी बुक पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री में इसे एक क्लाइंट स्टेट कहता है। मज़ीद वो कहता है कि पाकिस्तान में एथनिक इश्यूज़ हैं, रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन बहुत वीक है। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी भाई अब्दुल सत्तार में वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा वेस्ट की तरफ देखता है, उन पे डिपेंडेंट करता है। मज़ीद ये कि यूएसए का मुतालबा के डू मोर और वार और टेरर और बालाकोट ऑपरेशन, ये सब शो करते हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री नहीं है। यहाँ पे ड्रोन अटैक्स होते हैं, यहाँ पे जो सिविलियंस हैं वो मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट हम क्या बनाएंगे, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। Pakistan is an independent state, but we are entrenched in domestic and international issues. These issues are challenging our sovereignty and autonomy. अब हम देखेंगे इस टॉपिक को फर्दर हम डिटेल में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट तो है जो 14 अगस्त 1947 में बना, लेकिन ये एक ट्रू इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। यहाँ पे लीगल राइट्स नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकली हम फ्री नहीं हैं, इकोनॉमिकली हम डिपेंडेंट हैं। मज़ीद ये कि पाकिस्तान एक सूडो इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट है। फिर हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान फ़ॉरेन के कंट्रोल्स में है। फॉरेन नेशन के कंट्रोल में कैसे है कि पाकिस्तान जब वेस्ट चाहता है कि वार करो, जंग करो, तो हम वार करते हैं। जैसा कि हम 1980s में रशिया के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो उस वक़्त उनको मुजाहिदीन कहा जाता है, जिहाद कहा जाता है। वही जब 20 साल बाद वार और टेरर में हमें वेस्ट कहता है कि आप तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ो, तो उनको वो दहशतगर्द कहते हैं जो उनके लिए मुजाहिदीन थे। मज़ीद इसको हम ऐसे भी प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान एक ट्रू इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है कि मलिहा लोधी अपनी बुक में कहती है कि पाकिस्तान एक नेगोशिएटेड और क्लाइंट स्टेट बन चुका है। यहाँ पे जो मामलात होते हैं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात आती है, जहाँ पर भी रिट ऑफ गवर्नमेंट की बात आती है वहाँ गवर्नमेंट डायलॉग से बात करती है, बातचीत करती है। जैसा कि टीएलपी देख लें आप, पश्तून मिली पार्टी देख लें, ये मंजूर पशीन ग्रुप वगैरह, ये धरना वगैरह देते हैं तो स्टेट कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह आप कोयटा में देख लें, आए रोज़ धरने वगैरह होते हैं, जो स्टेट की रिट है वो मेंटेन यहाँ पर नहीं है। इसी तरह ट्राइबल एरियाज़ में देख लें, रिमोट एरियाज़ में देख लें, बलूचिस्तान देख लें, फाटा देख लें, वहाँ पे जो स्टेट की रिट है वो बहुत वीक है। मज़ीद ये कि पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट बन चुका है। क्लाइंट स्टेट कैसे बन चुका है, वो ऐसे कि पाकिस्तान जैसा हमें अमेरिका कहता है हम उनकी फिंगर टिप्स पे हैं, जिस तरफ वो हमें कहता है लेफ़्ट चलो हम लेफ़्ट चलते हैं, राइट चलो हम राइट चलते हैं, तो वो हमें डॉलर्स देते हैं, उसके बदले में अपनी सोवरेनिटी को बेच देते हैं। 1980s में हम उनके लिए एक वार लड़ते हैं रशिया के ख़िलाफ़, तो उसे उस वक़्त हमें मुजाहिदीन कहते हैं, वो जिहाद कहते हैं। उसी के बाद 2 साल बाद बल्कि 20 साल बाद जब वार और टेरर होती है तो वो हमें दहशतगर्द कहते हैं कि ये हमें कहते हैं कि हम उन्हीं मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ लड़ो जिनको उनको दहशतगर्द कहा जाता है। वो हमें डू मोर का कहता है कि और करो। इसका मतलब ये है कि हमारी सोवरेनिटी नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, जैसे वो हमें हुक्म दे रहा होता है। इसी तरह 2011 में बालाकोट में ऑपरेशन होता है उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़, जिसमें वो शहीद हो जाते हैं, तो अमेरिका रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सोवरेनिटी और टेरिटरी को चैलेंज करता है और अंदर आके ऑपरेशन करता है। इससे भी शो होता है कि हम एक ट्रू इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। मज़ीद ये कि पाकिस्तान में हज़ारों के हिसाब से ड्रोन अटैक्स हुए हमारे फाटा में, जहाँ पे हमारे पख्तून भाई, हमारे सिविलियंस मारे गए, तो ये भी शो करता है कि पाकिस्तान इसको रजिस्ट नहीं कर सकता। तो ये भी हमारी एक वीकनेस को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इमरजेंसी है, हमारे पास फिस्कल डेफिसिट नहीं है, हमारे पास बजट बनाने के लिए रेवेन्यू नहीं है, हमारे पास एक्सपेंडिचर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए पैसे नहीं हैं। तो हम डिपेंड करते हैं आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक पे। तो जो अमेरिका है हमें एक्सप्लॉइट करता है, हमारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है।
तो उसके IMF के थ्रू हमसे अपनी बातें मनवाता है कि अफ़गान पीस में हमारी हेल्प करो। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक जो हमारी स्टेट बैंक है या दूसरे इंस्टीट्यूशन है, कहता है इनको प्राइवेट करो, इनको हमारे हवाले करो, हम आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे, हम अपनी आपकी पॉलिसीज डिसाइड करेंगे। इससे शो ये होता है कि इकोनॉमिकली हम उनके अंडर हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो IMF के कंट्रोल में है। जैसा कि रिसेंटली IMF कह रहा है कि स्टेट बैंक को मेरे हवाले करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो ये सब चीज़ें ये शो करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यू इंपीरियलिज्म हैज़ इम्पोज्ड ऑन पाकिस्तान। सब 1947 तक तो हमारे ऊपर फिजिकली इंपीरियलिज्म रहा है, कॉलोनिस्ट का दौर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो सुपर पावर्स हैं वो क्या करती हैं कि सबसे पहले उनको अपने पैसे के अंदर फंसाती हैं, उनको अपनी पॉलिसीज़ देती हैं, दैन इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, फिर पॉलिटिकली अपना सिस्टम देती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं। कुछ चाइना भी कुछ ऐसा ही कर रहा है जैसा श्रीलंका में किया है। इसी तरह अमेरिका भी डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ऐसा ही करता है। सबसे पहले IMF के थ्रू हेल्प करता है, दैन उनके थ्रू अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान थ्योरेटिकली तो फ्री है, लेकिन प्रैक्टिकली ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कायद है। मज़ीद ये कि जो फॉरेन पावर्स हैं वो यहाँ पे पॉलिटिक्स और हमारे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जब उनका दिल चाहता है कि वो पर्सनैलिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। जब ज़िया उल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो अमेरिका डेमोक्रेसी का राग लाप रहा था। जब उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने जो ज़िया उल हक का मार्शल लॉ था उसको लीगल करार दिया। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ का जो गवर्नमेंट थी उसको वो लीगलाइज नहीं करार दे रहे थे। इंटरनेशनल तौर पर उन पर सेंक्शंस लग रही थी कि डेमोक्रेसी को वापस करो। तो इसी तरह जब वार और टेरर स्टार्ट हुई तो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने लग गए। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को हमारे कंट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, जहाँ चाहता है, जैसे चाहता है। वो जो पर्सनैलिटीज़ को सूट करती है उसको सपोर्ट करता है, सिस्टम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वार और टेरर और बालाकोट ऑपरेशन। ये चैलेंज करते हैं हमारी सोवरेनिटी को कि जो टेरर में थे उसमें ड्रोन अटैक्स होते थे, हम रजिस्ट नहीं कर सकते थे, हमारे सिविलियंस, हमारे सोल्जर्स उसमें मारे जाते। इसी तरह बालाकोट का ऑपरेशन जो बिन लादेन के ख़िलाफ़ होता है 2011 में, अमेरिका हमारी टेरिटरी, हमारी सोवरेनिटी इंटरफेयर करता है और इसको अपने हेलीकॉप्टर्स के थ्रू उसामा बिन लादेन को शहीद करता है। तो ये खुल्लम खुला हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज करता है। अब देखते हैं हर्डल्स क्या हैं कि हम एक ट्रू इंडिपेंडेंट स्टेट क्यों नहीं बन सके। सबसे पहले कि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी वर्स है। जब इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो पॉलिटिकली भी हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाएंगे। जिन इंस्टीट्यूशन से हम हेल्प लेते हैं वही हमारी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करेंगे, वही हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाएंगे, वही हमारा बजट बनाएंगे, वही डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ पे क्या खर्च करना है। बैड गवर्नेंस है। जब गवर्नेंस बैड होगी, करप्शन होगी, ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट्स में नहीं होगी, अनारकी होगी, प्रॉक्सी वार स्टार्ट होंगे, जो सिटीज़न है उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे, तो ये इंडिपेंडेंस को, एक स्टेट की नेशनल इंटीग्रेशन को वीक करता है। इसी तरह जैसा कि पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री में वो एनाटोल कहता है कि पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म है और किनशिप है, कि ये सब एक दूसरे के थ्रू डिफरेंट फैमिलीज़, रिश्तेदारों के थ्रू जुड़े हुए हैं, कि शरीफ हैं, गिलानी हैं, मज़ारी हैं, इसी तरह भुट्टो फैमिली है। तो ये एक फ्यूडल पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। महबूब अल हक ने 1966 में कहा था कि पाकिस्तान के 90% रिसोर्सेज 22 ख़ानदान फैमिलीज़ कंट्रोल कर रही हैं। उससे क्या होता है कि जो सिटीज़न है वो इंटरेस्ट नहीं लेते स्टेट के अफेयर्स में। इसी तरह जो फेडरेशन है वो वीक हो जाती है, प्रॉक्सी वार, सिविल वार स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ, जब उनको राइट्स नहीं मिलते तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, इससे नेशनल इंटीग्रेशन वीक हो जाती है। मज़ीद ये कि यहाँ पे वीक रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि एक ट्रू इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे लॉ सॉवरन हो, वहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरन हो। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो नेगोशिएशन की जाती है, डायलॉग्स किए जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, स्टेट को कुछ नहीं कर पाती, उसकी मशीनरी जैम हो जाती है। करप्शन है। पाकिस्तान की पोजीशन 120 से 124वें नंबर पे चली गई है। अभी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, तो ये हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को वीक करता है, हमारी इंस्टीट्यूशंस को वीक करता है। हमारे पॉलिटिक्स डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, यहाँ पे ख़ानदानी फैमिली पॉलिटिक्स है। जो PMLN है उनको नून लीग ही चलाएगी, जो पीपल पार्टी है उसको भुट्टो ही की फैमिली रूल करेगी उस पर। तो जहाँ पे लीडरशिप का क्राइसिस भी है। इससे क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन है, हमारी सोवरेनिटी है, वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीक सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं और मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, कि 4 बार यहाँ पे मार्शल लॉ लग चुका है।
ज़ियाउल हक ने लगाया, याह्या खान ने लगाया, जनरल अयूब ने लगाया, फाइनली जनरल प्रेम मुशर्रफ ने लगाया। उससे क्या होता है कि हमारे जो सिविल इंस्टीट्यूशन है वो वीक हो जाते हैं, जो डेमोक्रेसी है वो ग्रो नहीं कर पाती, जो सॉवरेनिटी है जो पीपल्स की गवर्नमेंट है वो यहाँ पे नहीं रह पाती, लोगों का ट्रस्ट उठ जाता है। उससे जो गवर्नमेंट्स हैं वो वीक हो जाती हैं। सिविलियंस गवर्नमेंट जब आती हैं तो सिविल इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं, तो वो काम नहीं कर पाती। मज़ीद ये कि यहाँ पे पोलिटेरियन डेमोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट रोल बहुत प्ले कर, जो सिविलियन मैटर है उनमें इंटरफेरेंस करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान में एनर्जी और वाटर क्राइसिस है, जहाँ पे एनर्जी बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान इजिप्ट के बाद सेकंड नंबर पे वाटर स्कैर्सिटी को फेस कर रहा है। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग है, उससे क्या होता है कि हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। क्या फिर मुल्क में महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है। उसमें ये होता है कि डिफरेंट किस्म के प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, सिविल वार स्टार्ट हो जाती है, प्रॉक्सी वार स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली जो हमारी इंडिपेंडेंट है, जो हमारी सॉवरेनिटी को ये चीज़ें चैलेंज करती हैं, स्टेट को चैलेंज करती हैं। यूएसए की पॉलिसी है डू मोर, के यूएसए कहता है कि हमारी बात मानो, अभी आप ना स्टेट एक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया है फैक्ट में, इसलिए हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेते। मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे हो रही है, तो यूएसए हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारे मामलात को कंट्रोल में लेना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोर रिलेशन विद फेडरेशन एंड फेडरेटिंग यूनिट्स। जो 18 अमेंडमेंट और एनएफसी के बाद जो 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 प्रोविंसेस हैं, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, वो उनको ऑटोनॉमी मिल गई है। तो उसके बाद जो उनमें कोऑपरेशन नहीं रही, जो सीसीआई है, काउंसिल ऑफ कॉमन ट्रस्ट, तो उनमें जो मामला है वो तय नहीं हो पाते। जैसा कि आप देखते हैं कि सिंध वाले सिंधु देश की बात करते हैं, बलूचिस्तान में भी तहरीकें चल रही हैं, इसी तरह सऊदी पंजाब में बातें हो रही हैं, फाटा में बातें हो रही हैं। उससे क्या होता है कि इनमें एक इंटीग्रेशन नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। जो कालाबाग डैम है वो सिंध वाले नहीं बनने दे रहे, वो कहते हैं हमारी लाशों के ऊपर से बनेगा। इसी तरह जब पेंडेमिक आई कोरोना की, तो जो सिंध लॉकडाउन की तरफ जाना चाहता था, वफाक कहता नहीं। तो उनमें कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं होता। ये भी हमारी जो सॉवरेनिटी है इस चीज़ को चैलेंज कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये हमें वीक कर रहे हैं। ये कश्मीर इशू पर बात नहीं करते, ये आईएमएफ के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ों में इंटेंगल्ड फंसा रहे हैं। हमसे अपनी पॉलिसीज लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकली, हम जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे हैं। तो ये हमसे अपनी बातें मनवाने के लिए हमें अपने जाल में फंसा रहे हैं। न्यू इंपीरियलिज्म जिसे हम कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कहते हैं कि फ्री ट्रेड करो, ये करो, वो करो, उससे हमारी मार्केट को हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मज़ीद ये कि पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, वो यहाँ पे प्रॉक्सी वार्स करा रहा है। जैसे कुलभूषण यादव का केस है, यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं रहती, यहाँ पे लोगों में एक अजीब सी कन्फ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है। सो उससे जो इंटीग्रेशन है वो वीक हो जाती है। पाकिस्तान में जो मेन काज है कि हमारा जो फॉरेन डेब्ट है, जो हमारी बजट है, जो हमारी इकॉनमी है, जो हमारी बैंक्स है, वो आईएमएफ के कंट्रोल में है। जब इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो पॉलिटिकली भी हम अपने डिसीजंस नहीं कर सकेंगे। अब रेमेडीज़ क्या है कि हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए, हमारी, ताकि हम अपने जो एजुकेशन है, हेल्थ है, उस पर खर्च कर सकें। हमें आईएमएफ से निजात हासिल करने की ज़रूरत है। हमें सी पैक और बीआरआई जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। मज़ीद ये कि हमें टैक्स रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। इंडिया में और बांग्लादेश में जीडीपी का 15% टैक्स है, हमारी कंट्री में 8% है। अगर टैक्स नहीं होगा तो हमारे पास रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा? अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो हम एक्सपेंडिचर, हम अपने अखराजात कहाँ से करेंगे? हम अपने इंपोर्ट का बिल कहाँ से अदा करेंगे? ये कि पाकिस्तान में फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। तो हमें अपनी टैक्स लोगों को देना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए। गुड गवर्नेंस लाने की ज़रूरत है। गुड गवर्नेंस होगी तो हम अपने मामलात में जस्टिस कर सकेंगे, ट्रांसपेरेंसी ला सकेंगे। अदरवाइज़ यही होगा, करप्शन होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, वीक गवर्नमेंट्स होंगी। यहाँ पे एक लोगों में जो आम जनरल मैसेज है, जो पब्लिक है, उनमें एक अजीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन होगी जो अलहदगी की तरफ लेके जाएंगी। कि नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपनी सॉवरेनिटी को किसी कॉस्ट पे भी बेचने की ज़रूरत नहीं है, डू मोर की ज़रूरत नहीं है। अब हम नो मोर की पॉलिसी अपनाएंगे, हम एक सॉवरेन स्टेट बनेंगे, हम एक जो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे।
कि हमें यूथ को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ताकि यूथ जो डिफरेंट किस्म की एक्सट्रीमिज़म और सेक्टेरियनिज़म में ना जाए, वो एक पाकिस्तान के लिए एक बर्डन ना बने। उनको स्किल दें, उनको एजुकेशन दें, मॉडर्न एजुकेशन उनको दें। आगे है ये कि हमें अपने नेबर्स के साथ, इंडिया के साथ बैक और अफ़गानिस्तान में पीस लाने की ज़रूरत है। बैक चैनल डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, ताकि हम अपने कश्मीर के मसले को सॉल्व करें। हम अपनी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो वारफेयर है, जो वेपन में है, अपने उनके एक्सपेंडिचर्स को कम करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना है। हमें अपने पहले डोमेस्टिक इश्यूज़ को सॉल्व करना है। अगर हम डोमेस्टिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, अपने इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तो हम एक नेशन बन जाएंगे। जब एक नेशन बन जाएंगे तो हम मिल के इंटरनेशनल इशू को फेस कर सकेंगे। कि हमें अपने जो अपनी स्टेट की रिट है, उसको रिमोट एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में, अपनी जो बलूचिस्तान की टेरिटरीज़ हैं, जो फाटा की टेरिटरीज़ हैं, उनमें स्टेट को रिट मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि पूरे मुल्क में स्टेबिलिटी हो, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आए। इसी तरह पाकिस्तान फिर एक ट्रू इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगा। मज़ीद ये कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए बैलेंस ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए, कि हमारे हर इंस्टीट्यूशन अपनी लिमिट्स के अंदर रह के काम करे। वो एक दूसरे की जो हदें हैं, बाउंड्रीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन, उनको वायलेट ना करे। एस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए। इससे हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर हमारे ऑटोमेटिकली हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। हम एक प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। तो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिविल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे हर इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, वो प्रॉफिट में जाएं, यहाँ पे लोगों को लॉस ना हो, हमें कर्ज़ों की तरफ ना जाना पड़े। हम अपने खुद हमारी जो वेल्थ है वो इसको जनरेट करें, वेल्थ क्रिएशन करें। हम तो इसमें हम हस्पतालों पे, एजुकेशन पे खर्च ताकि कर सकें। आगे ये है कि हमें मज़ीद ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी कहते हैं जहाँ पे लोगों की विल हो, गवर्नमेंट उनकी हो, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हों। हमारे यहाँ पे अजलास होते हैं करप्शन बचाने के लिए, करप्शन की बात करता है, दूसरा बचाने की बात करता है। तो पॉलिसीज़ बेहतर लाने की ज़रूरत है हमें। उससे क्या होगा कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन होगा, कोई रूल ऑफ लॉ से अबव नहीं होना चाहिए। तो इससे हमारी नेशनल इंटीग्रेशन आएगी, इंस्टीट्यूशंस कम स्ट्रॉन्ग होंगे, पर्सनैलिटीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, कंट्री का इमेज इंटरनेशनल तौर पर बेहतर होगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। तो इससे एक बिज़नेस की हवा क्रिएट होगी। नेक्स्ट ये कि फ्यूडलिज्म और नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, फैमिली पॉलिटिक्स है, इसको एंड होने की ज़रूरत है। जो लीडरशिप है और मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, या में मेरिट बेस पे चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जो मुल्क है वो सही हाथों में आ जाए, तो वो उनको बेहतर तौर पे चला सकें। आगे नेशनल एक्शन प्लान जो हमने बनाया था, उस ऑपरेशन ज़रब अज़ब हमने किया है, रद्दुल फसाद किया है, उसकी जो सारी हमारी टर्म्स हैं, जो हमारा एग्रीमेंट्स है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको हम वैनिश कर दें, उनको हम ख़त्म कर दें। हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इंटरनेशनल तौर पे हमारा इमेज बेहतर हो, हमारी जो फैटफ से है उससे हम निकल जाएँ, हम ग्रे से वाइट लिस्ट में आ जाएँ। यहाँ पे एक बिज़नेस की फ़िज़ा बने, लोगों में ट्रस्ट बिल्ड हो, और उसमें क्या होगा कि हमें नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू हमारे मदरसा सिस्टम बेहतर हो। मदरसा सिस्टम बेहतर होगा तो हमारे जो यूथ है उनमें एक मॉडर्न एजुकेशन आएगी, वो कंजर्वेटिव और अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडिया से निकलेंगे। मज़ीद ये कि हमें नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं सपोर्ट करने की ज़रूरत। इस वक्त जो इंटरनेशनल लॉ है, इस वक्त जो हर चीज़ को वो मॉनिटर कर रहे हैं, हमें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। हम अपनी जो गवर्नमेंट है, हम पॉलिसीज़ के थ्रू जाएं, इस इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। अपने नॉन स्टेट एक्टर्स ये अलकायदा या दूसरी तालिबान, इनको सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्टली जो हमारा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वन एजुकेशन सिस्टम होगा तो हम वन नेशन बनेंगे। जब हमारा एजुकेशन यहाँ पे 3 सिस्टम है, एलीट के लिए ओ ए लेवल है, मदरसे के बच्चों के लिए मदरसा एजुकेशन है, और एक पब्लिक एजुकेशन है। जब हम एजुकेशन ही हमारी डिफरेंट होगी, इससे हमारी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट डिवेल्प होगी। तो इसमें लोगों में एक एलिनेशन, मार्जिनाइजेशन की फीलिंग्स होगी, महरूमियत की फीलिंग होगी, तो वो स्टेट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे कि वो हमें हमारा हक़ नहीं दे रहे। तो हमें एक एजुकेशन के लाने की ज़रूरत है, उससे हम एक कौम बनेंगे। जब एक कौम बनेंगे, जैसे जापानीज़ हैं, जैसे जापान की नेशन है, चाइनीज़ हैं, या बाकी वर्ल्ड नेशन हैं जिन्होंने प्रोग्रेस की है, तो उनका एजुकेशन सिस्टम एक है, तो वो भी हमें लाने की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स।